बजट 2025 में टीडीएस और टीसीएस से जुड़े बदलाव छोटे टैक्स पेयर्स और बिजनेसेस के लिए पॉजिटिव माने जा रहे हैं। बजट में अलग अलग सेक्शंस में फैले जटिल टीडीएस और टीसीएस नियमों को आसान बनाने की इस बार बहुत ज़्यादा कोशिशें हुई हैं। और होगा क्या इससे, जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, उनका कैश फ्लो बेहतर होने की अब उम्मीद की जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। लेकिन टीडीएस और टीसीएस में जो भी बदलाव हुए हैं उसमें बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन्स हैं। क्या बजट में नए प्रावधान किए गए हैं, बदलाव क्या क्या हुआ है, कैश फ्लो कैसे बेहतर होगा, लोगों का पैसा कैसे अटकेगा नहीं टीडीएस के नाम पर, बहुत सारी बातें करेंगे। एक एक बदलाव जो हुए हैं उनका एक एक प्रावधानों का बारीकी से विश्लेषण करेंगे मेरे खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए फटाफट, मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स प्रणाली को सरल और आम आदमी के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए हैं। इनमें टीडीएस यानी टैक्स डिडक्ट एट सोर्स और टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स से जुड़े प्रावधानों में सुधार शामिल है। जानकार मानते हैं कि ये बदलाव छोटे करदाताओं और व्यवसायों को राहत देने वाले हैं। लेकिन इन बदलावों को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि टीडीएस और टीसीएस क्या है और पहले इनमें क्या दिक्कतें थी। टीडीएस का मतलब यह है कि जब आपको कोई आय मिलती है, जैसे सैलरी, ब्याज, कमीशन या प्रॉपर्टी की बिक्री से मिलने वाली रकम, तो उस पर टैक्स काट लिया जाता है। ये टैक्स आपकी आय का एक हिस्सा होता है जो सरकार को सीधे जमा कर दिया जाता है। जबकि टीसीएस में जब आप कोई सामान खरीदते हैं या सेवा लेते हैं तो विक्रेता या सेवा प्रदाता आपसे एक निश्चित रकम टैक्स के रूप में वसूलता है और इसे सरकार को जमा करता है। मिसाल के लिए, अगर आप विदेश में पढ़ाई के लिए पैसे भेजते हैं तो बैंक उस पर टीसीएस वसूल सकता है। अब सवाल यह है कि इनमें अब तक क्या जटिलताएं और दिक्कतें थी। दरअसल टीडीएस से जुड़े करीब 33 प्रावधान हैं जिनमें टैक्स की दरें 0.1% से लेकर 30% तक है। इतनी अलग अलग दरें और थ्रेशोल्ड होने से करदाताओं को समझने में दिक्कत होती थी। साथ ही कई बार अनावश्यक विवाद और वर्किंग कैपिटल का ब्लॉकेज हो जाता था। इसी तरह से टीसीएस के नियम भी काफी जटिल थे। साथ ही कई बार टीडीएस और टीसीएस दोनों एक ही लेन देन पर लागू होते थे, जिससे करदाताओं को दोहरा टैक्स चुकाना पड़ता था। इनमें ज्यादातर बार छोटे करदाताओं को बोझ उठाना पड़ता था क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट कम थी। उदाहरण के लिए, म्यूचुअल फंड से मिलने वाले डिविडेंड पर टीडीएस की सीमा सिर्फ 5,000 थी, जो छोटे निवेशकों के लिए परेशानी का कारण बनती थी और उनका पैसा ब्लॉक करती थी। यही वजह है कि इस बार वित्त मंत्री ने दोनों मामलों में थोड़ी राहत देते हुए जटिलताओं को कम करने की कोशिश की है। इस बार सरकार ने इंश्योरेंस कमीशन पर टीडीएस की दर 5% से घटाकर 2% कर दी है। साथ ही म्यूचुअल फंड से मिलने वाले डिविडेंड पर टीडीएस की सीमा 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। इसके अलावा प्रॉपर्टी की खरीद पर मिलने वाले मुआवजे पर टीडीएस की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत देते हुए ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। यानी उनकी ब्याज से होने वाली 1 लाख रुपए तक की आय पर टीडीएस नहीं कटेगा। यही नहीं, किराए पर टीडीएस की सालाना सीमा 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। सरकार ने इसके साथ ही टीसीएस नियमों में भी छूट देने की कोशिश की है। इसके तहत शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसों पर टीसीएस हटा दिया गया है, अगर ये रकम किसी वित्तीय संस्थान से लिए गए लोन से भेजी जा रही है। कुछ सामानों की बिक्री पर टीडीएस और टीसीएस दोनों लागू होने की समस्या को दूर किया गया है। अब ऐसे लेन देन पर सिर्फ टीसीएस लगेगा। इसके अलावा टीसीएस के भुगतान में देरी होने पर दंड नहीं लगेगा, बशर्ते कि स्टेटमेंट जमा करने की तारीख तक भुगतान कर दिया जाए। बजट 2025 में टीडीएस और टीसीएस के नियमों में किए गए बदलाव आम आदमी और कारोबारियों के लिए राहत भरे हैं। हालांकि टीडीएस रिफंड में देरी अभी भी मौजूद जटिलताओं और इसके बारे में जानकारी के अभाव के चलते कई बार छोटे टैक्स पेयर्स और कारोबारियों को नॉन कंप्लायंस और पेनल्टीज झेलनी पड़ जाती हैं। उम्मीद है कि भविष्य में ये दिक्कतें भी सरकार दूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए अब करते हैं चर्चा और डीकोड करते हैं टीडीएस टीसीएस की बारीकियों को। स्वागत करते हैं मेरे दोनों खास मेहमानों का। हमारे साथ हैं सुनील गर्ग साहब, जो कि जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं। गर्ग साहब, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं पंकज मटपाल जी, एमडी हैं ऑप्टिमा मनी के, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी आपका भी हमारे शो पे। सुनील जी सर, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही। इससे पहले मैं बारीकियों में उतरूं, जो टीडीएस और टीसीएस को लेकर एक तो इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, आज तक इतने कन्फ्यूजन्स थे, और मैं तो अभी भी ये मान के चल रहा हूँ कि बजट में भले ही थोड़ा बहुत
सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो जो लगभग 33 नियम हैं उनकी जटिलताएं इतनी ज़्यादा हैं कि कई बार नॉन कंप्लायंस में फंस जाता है आदमी, पेनल्टीज लगा बैठता है न चाहते हुए भी। तो ओवरऑल बताएं, ये जो इस बार के बजट में जो भी कदम उठाए गए हैं, सिंप्लीफाई किया है प्रोसेस को सर? दीपक जी, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक PIL लगी और उसमें कहा गया कि जी सरकार की तरफ से बिजनेसमैन टैक्स कलेक्ट करता है। आपने TDS के नियम बना दिए कि आप टैक्स कलेक्ट भी कीजिए और जमा भी हमें करवा दीजिए। अगर आप लेट हो जाते हैं तो उसमें ब्याज दे दीजिए, रिटर्न लेट करते हैं तो आप पेनल्टी दे दीजिए, और उसका प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च कर दिया करते थे। यानी एक तो हम सरकार का काम कर रहे हैं, ऊपर से इतनी जटिलताएं आपने हमको दे दी है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और इसमें जब प्रोसिक्यूशन के जो नियम है ना, वो बहुत जरूरी है डीक्रिमिनलाइज होना। मतलब आपने छोटा सा आपने टैक्स भी जमा करवा दिया, TDS भी काटा पहले तो, फिर आपने जमा करवाया, उसके बाद उसमें ब्याज भी दे दिया, उसमें पेनल्टी भी दे दी, फिर भी प्रोसिक्यूशन लॉन्च करना है। तो एक वेलकम स्टेप ये कहा है मैडम ने कि अगर क्वार्टर खत्म होने से पहले TDS जमा करवा देते हैं तो हम उसको प्रोसिक्यूशन डीक्रिमिनलाइज कर देंगे, उस पर प्रोसिक्यूशन आपको लॉन्च नहीं होगा। एक तो बहुत अच्छी बात ही है। लेकिन दूसरी बाट क्या है कि TDS के दो कारण हुआ करते थे TDS लाने के। नंबर एक, टैक्स की कलेक्शन, जहां पर रेट 10% या 20% जैसे आपने बताया, तो टैक्स को कलेक्ट करना होता था। जैसे रेंट पे 10% है, प्रोफेशनल सर्विसेज पे 10% है, फॉरेन पेमेंट्स पे 20 और 30% भी है। और दूसरा होता है ट्रैक करना। ट्रैकिंग के लिए होता है कि भाई कम से कम जब वो AIS में आ जाए, वो रिपोर्ट हो जाए, और अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करता है जिसका टैक्स कटा है, तो उसको हम ट्रैक कर सकें। इसलिए कहीं रेट 0.1% है, कहीं 1% है। अभी आपने जो बात कही थी कि 0.1%, तो ऐसा हो रहा था कि जहां पर आपने मान लीजिए 50 लाख रुपए की सेल या परचेज की, तो उस पर TDS भी कलेक्ट होता था और TCS भी कलेक्ट होता था, सेक्शन 194Q और 2061C में जाकर। तो अब सरकार ने कह दिया कि अब 2016C को हटा रहे हैं। अब खाली एक टैक्स होगा, TDS बायर कलेक्ट करेगा, बायर डिडक्ट कर लेगा। ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा बड़ा बदलाव जो किया है, वो किया है कि आपको पता होगा जो रेमिटेंसेज हैं, रेमिटेंसेज में नियम ये कर दिया था कि अगर आप रेमिटेंस कर रहे हैं LRS में, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में, तो आप एजुकेशन के लिए पैसा भेज रहे थे तब भी आपको 5% TCS कलेक्ट होता है आपका। लेकिन एजुकेशन लोन लेके भेज रहे हैं तब भी कलेक्ट होता था 0.5%। तो मैडम ने कहा है कि नहीं, वो नियम हटा रहे हैं, मतलब वो हटा रहे हैं अब। अगर आपने एजुकेशन लोन लेके बच्चों की पढ़ाई के लिए विदेश पैसा भेजा तो 0.5 आपको TCS नहीं होगा। हाँ, अगर आप एजुकेशन और मेडिकल के लिए बिना लोन लिए पैसा भेज रहे हैं तो नियम 5% का है, वो आपका TCS कलेक्ट होगा। जहां तक सवाल है 33 नियमों का, मुझे लगता है अभी सरलीकरण की और जरूरत है। और जो नया इनकम टैक्स का बिल आ रहा है, वो मुझे लगता है कि उसमें सरलीकरण किया जाएगा। 2 ही नियम होने चाहिए। जहां टैक्स कलेक्ट करना है उसका एक रेट हो, चाहे वो 10 हो चाहे 5 हो, और जहां ट्रैक करना है उसका एक रेट हो 1%। करेक्ट। ऑल राइट सर, अभी भी यानी कि रैशनलाइजेशन की आवश्यकता है। मैं थोड़ा और जाऊंगा कि क्या कुछ रह गया। अब जरा बारीकी से समझते हैं ये जो बजट डॉक्यूमेंट है, इसके पेज नंबर 25 में और 26 में TDS थ्रेशोल्ड रैशनलाइजेशन का इसमें जिक्र है, और लगभग 12 बिंदुओं में इसमें बताया गया है कि कहां कहां पर अब टैक्स, TDS और TCS के कलेक्शंस होंगे और उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। थ्रेशोल्ड्स में मुख्यतः बदलाव हैं, और इसको डिकोड करने के लिए पंकज मठपाल जी से बेहतर कोई नहीं हो सकता जो आसान भाषा में हमें बताएंगे। सर, शुरुआती करते हैं। जो पहला है इसमें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इसमें बता रहे हैं कि करंट थ्रेशोल्ड निल है, अब प्रपोज थ्रेशोल्ड निल 10,000 है। इसका मतलब क्या हुआ सर? कि ये पहले कितना इस पर TDS लगता था, अब कितना नहीं लगेगा, क्या है इसका मतलब सर? दीपक जी, पहले ना इससे पहले एक चीज़ और बताते हैं प्लीज़। कई बार क्या होता है ना, जब जैसे बात हुई कि अब सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया थ्रेशोल्ड, और अब 1 लाख से एक्सीड होगा तो ही TDS कटेगा। अब इस बात को लेकर कई बार ऐसी चर्चा होने लगी कि अब आपका जो टैक्स है 1 लाख के ऊपर है, 1 लाख तक आपका इनकम जो है टैक्स फ्री हो गई। ठीक है, तो एक चीज़ बता दूं, पहले तो लोगों को TDS और टैक्स एप्लीकेबिलिटी 2 चीज़ें अलग अलग तरह से समझिए उसको। प्लीज समझाइए। जब हम बात करते हैं कि आपका टैक्स लगेगा किसी इनकम के ऊपर, तो हम जो हमें पता है कि अब न्यू टैक्स रिजीम में जैसे कि 4 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है, 4 लाख से लेके 8 लाख तक 5% है, 8 से 12 10% है, तो जो स्लैब है आपके 12 से 15 है तो 15% है, वो तो वही रहेगा। अब होता क्या है कि आपकी जैसे इंटरेस्ट इनकम की बात कर रहे हैं, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, या प्रोफेशनल फीस हो, या आपने भी कहा सिक्योरिटीज पे आपको इंटरेस्ट मिला, तो जो इंटरेस्ट मिल रहा है अदर सोर्स से या कोई इनकम हो रही है आपकी जो भी, तो वो टैक्सेबल तो है ही है आपकी, बट उस पर TDS काटते हैं। तो TDS कितनी अमाउंट के बाद कटेगा? अब मान लीजिए आपकी इनकम छोटी, से हम आपने पहला जो जिक्र किया सिक्योरिटीज का,
तो कोई भी सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है जहां पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट टैक्सेबल तो है ना, ऐसा नहीं कि टैक्सेबल नहीं है वो। बिल्कुल। या सीनियर सिटीजन की जो इंटरेस्ट से इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि अगर आपका जो इनकम है बहुत कम है, पूरे साल में आप टैक्स के स्लैब में नहीं आ रहे हैं, तो आपका टैक्स क्यों काटे हैं? अगर टैक्स काट दिया बाद में रिफंड क्लेम करेंगे आप, तो आपको टैक्स नहीं कटना चाहिए। पर कितने तक हम सोचें, तो सिक्योरिटीज के मामले में ऐसा है कि पहले अगर आपका कोई भी अमाउंट हो उस पर टीडीएस कटना था। अब बोला कि भाई थ्रेशोल्ड लिमिट जो है आपकी कम से कम 5,000 रुपए की है, 5,000 से ऊपर जाएगा तो आपका टीडीएस 10,000 रुपीज का, तो 10,000 जाएगा तो टैक्स कटेगा, उससे पहले नहीं कटेगा। ठीक है। तो एक बात समझ लीजिए कि टैक्सेबल इनकम तो है। ये पंकज जी ने बहुत अच्छा किया, ये बात क्लियर कर दिया। इसको हम भी क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं टीडीएस का थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया मतलब या तो उसको टैक्स के दायरे से वो बाहर हो गया, ऐसा नहीं है। वो टैक्सेबल है, सिर्फ शिफ्ट किया गया है थ्रेशोल्ड को, ताकि अननेसेसरी आपके पैसे अटके नहीं और जो कैश फ्लो है वो ब्लॉक ना हो। तो ये बहुत मोटा मोटा आप समझ लीजिए। राइट साहब, पहला क्लियर हो गया। अब जरा सेकंड बताइए, ये इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इसमें कुछ प्रावधान है सीनियर सिटीजन जैसा आप बता रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम इंडिविजुअल्स को इससे फर्क पड़ने वाला है। देखिए क्या होता है, जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक में करते हैं, पोस्ट ऑफिस में करते हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में करते हैं, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल है, ये बात तो पता है। वो आपकी इनकम में जुड़ता है और आपको अपनी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप स्लैब में नहीं आते हैं तो टैक्स नहीं पे करेंगे। पर अब बैंक आपके इनकम जो इंटरेस्ट देगा रहा है उस पर टीडीएस काटेगा, तो कितने पे काटेगा? अगर आप 60 ईयर से कम उम्र वाले हैं, आप सीनियर सिटीजन नहीं हैं, तो पहले क्या होता था, 40,000 से ऊपर यदि आपका इंटरेस्ट एक्सीड होता है एक बैंक से एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस पर आपका टीडीएस कटता था। अब क्या होगा, इस बजट के बाद नए फाइनेंशियल ईयर में 50,000 को कर दिया गया। और सीनियर सिटीजन के लिए जो लिमिट थी पहले 50,000 की थी, अब उस थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया। तो अगर आपकी पूरे साल में इंटरेस्ट से इनकम 1 लाख के नीचे है, आपको 15H फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर है तभी आप 15H जमा करेंगे, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आपका टीडीएस करता है तो क्या करते हैं, 15G या 15H जमा करते हैं अगर आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है। अगर टैक्सेबल है, आपकी सैलरी है, दूसरी इनकम है, अल्टीमेटली टैक्स के दायरे में आने वाले हैं, तो आपके लिए 15G या 15H एप्लीकेबल नहीं होता है। बट टैक्सेबल नहीं है तो होता है। बट उसके लिए ध्यान रखिए, आपकी इनकम अगर 1 लाख, आप सीनियर सिटीजन हैं, 1 लाख से एक्सीड नहीं हो रही है इंटरेस्ट से, तो आपको फिर जमा करने की जरूरत नहीं है। एक्सीड होती है तभी जमा करना है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब यह है कि उतनी इनकम इंटरेस्ट से होना या किसी और रूप से होना जब तक नहीं होता है तब तक आपका बैंक टीडीएस नहीं काटेगा। एक चीज और ऐड कर दूं, ये मैंने जिक्र किया बैंक, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, कोऑपरेटिव बैंक, लेकिन अगर आपके बैंक के अलावा कहीं और से इंटरेस्ट आता है, एनबीएफसी से इंटरेस्ट आता है, तो वहां पर ध्यान रखिए, पहले 5,000 रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट थी, वो बढ़ाकर 10,000 हुई है। 10,000 से ऊपर होगा तो आपका टीडीएस कट जाएगा। यानी कि इसमें जो जिक्र किया गया है इन अदर केस, तो वो एनबीएफसीज के लिए हो सकता है एनबीएफसी है और कहीं से भी इंटरेस्ट आया आपको उसके अलावा, तो आप उसको समझ लीजिए। इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊं, पंकज जी जरा फटाफट से इसको भी समझा दीजिए, क्योंकि डिविडेंड का इशू था एक बहुत, और खासतौर से छोटे निवेशकों के लिए बड़ा पेन पॉइंट था कि डिविडेंड से अगर थोड़ी इनकम आ गई 5,000 रुपये भी आप काट लेते थे टीडीएस। इसका जरा बता दीजिए सर कि अब डिविडेंड इंडिविजुअल शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड पर अब थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या हैं? बिल्कुल, देखिए मैं शेयर होल्डर भी कह देता हूं और साथ में म्यूचुअल फंड भी, क्योंकि सेक्शन 194 शेयर होल्डर हो गया और 194 अगर के है तो आपका इंटरेस्ट ऑन म्यूचुअल फंड हो गया, जिसको हम आजकल बोलते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल प्लान, IDCW। वो डिविडेंड होता है जो आपको मिलता है। अब यहां पर क्या है, अगर एक कंपनी से या एक म्यूचुअल फंड स्कीम से एक फाइनेंशियल ईयर में आपको पहले लिमिट जो थी 5,000 रुपये की थी, अगर 5,000 से ज्यादा का आपको डिविडेंड मिलता है तो वो कंपनी आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी। अब उसे बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। अगेन ध्यान रखिए, जो मैंने शुरुआत में कहा, इसका मतलब ये नहीं कि डिविडेंड टैक्स फ्री हो गया आपके लिए, टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन आपको अपनी इनकम में जोड़ना है। अगर पूरी इनकम आपकी टैक्सेबल हो रही है तो टैक्स पे करना है, अगर नहीं हो रही है तो आपके लिए वो टैक्स फ्री हो जाएगा। ऑलराइट, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मेरे साथ गर्ग सर भी हैं, भटपाल जी भी हैं। दोनों से हम जरा और बारीकियों में उतरकर समझेंगे। जैसा गर्ग सर बता रहे हैं कि अभी बहुत काम बाकी हैं, ये तो काम हो गए, सिंप्लीफिकेशन की दिशा में एक कदम जरूर दिखता है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स ये इशू है, जैसा हमने पहले भी कहा कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज के चक्कर में आदमी समझ ही नहीं पाता, नॉन कंप्लायंस में फंस जाता है, पेनल्टीज में फंस जाता है। कैसे उसको निकालें और बाकी जो बारीकियां हैं उनको कैसे समझेंगे, एक ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गर्ग सर, जितने हमने अभी तक कवर किए हैं सर, जो प्रावधान है उनके एक्सप्लेनेशंस हमने कवर किए, इसके अलावा आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट है जो चेंज हुआ है जो आम लोगों को समझना जरूरी है? और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए सर कि जहां अभी काम बचा हुआ है। बहुत बड़ा चेंज है रेंट को लेके। Okay. अभी तक क्या था कि 2,40,000 रुपए साल की अगर रेंटल थी तो 10% टीडीएस कट जाया करता था। अब मैडम ने कहा है 50,000 रुपए पर मंथ। ये जो 6 लाख है ना, ये 6 लाख की लिमिट नहीं है इसमें। मतलब अगर आपका 50,000 एंड अबव है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका 17,000 रुपए रेंट है पर मंथ, तो 3 महीने का रेंट आपने दिया तो 2,10,000 हुआ, तो आपको टीडीएस आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो 6 लाख रुपए ईयरली की लिमिट नहीं है, 50,000। लेकिन ये वेलकम स्टेप है, जब 20,000 महीने को सीधा 50,000 कर दिया, ये बड़ा अच्छा है। दूसरा जो टेक्निकल सर्विसेज है इसमें थोड़ा सा गर्ग सर, इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, ये इंडिविजुअल्स के लिए है या कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे है सर, या प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे है? देखिए, टीडीएस काटना किसको है? टीडीएस काटना होता है बिजनेसमैन को। अगर आप इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे आप लोन लेते, अगर आप लेते हैं रेंट पे, तो उसका दूसरा सेक्शन है, एम्प्लॉइज के लिए आया था वो, कि अगर आप भी 50,000 रुपए महीने ज्यादा रेंट पे कर रहे हैं तो इंडिविजुअल को भी काटना पड़ेगा। और दोनों में बताओ फर्क क्या होता है कि जब आप बिजनेस में कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं रेंट पे, तो आपको टीडीएस काटना है, जिसकी लिमिट पहले 2,40,000 रुपए थी साल की, अब 50,000 रुपए पर मंथ कर दी है। इंडिविजुअल के केस में भी अगर 50,000 रुपए ज्यादा आप रेंटल ले रहे हैं तो भी आपको टैक्स काटना पड़ेगा। बिजनेसमैन को 10 नंबर लेना पड़ेगा, जबकि इंडिविजुअल अगर काटेगा तो खाली 5 नंबर से काम चल जाएगा। तो एक तो ये परिवर्तन, बड़ा अच्छा परिवर्तन किया है। ठीक। दूसरा, थ्रेशोल्ड लिमिट और भी बढ़ा दी है, जैसे टेक्निकल सर्विस, प्रोफेशनल सर्विसेज में या रॉयल्टी में या डायरेक्टर्स को अगर आप रेम्युनरेशन दे रहे हैं, तो पहले जो लिमिट थी 30,000 रुपए की थी, उसको बढ़ाकर अब 50,000 रुपए कर दिया गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि टैक्स के, टीडीएस के 2 कारण होते हैं, टीडीएस या टीसीएस के, ट्रैक करना और टैक्स को कलेक्ट करना। तो इसमें अभी इतने सारे प्रावधान, इतनी सारी थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं कि बिजनेसमैन भी इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको करना ये चाहिए कि आप 2 या 3 स्टैंडर्ड रेट बना दीजिए कि 1%, 5%, 10%, और उस हिसाब से काट लीजिए। तीसरा, जो एलआरएस को लेके अभी भी बहुत ज्यादा लोगों को वो है कि ओवरसीज टूर पैकेज में आप 20% टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं, या जो रेमिटेंसेस आप कर रहे हैं उसमें 10 लाख से ऊपर अगर आप कर रहे हैं तो 20% है, एजुकेशन और हेल्थ में केवल 5% है, वरना 20% आप टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं। 20% बहुत ज्यादा है और वो एक ब्लॉकेज है। आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है, पर वही जो आपने भी बात कहा था, वर्किंग कैपिटल का गैप हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारी कंपनियां टूर पे भेजती हैं अपने स्टाफ को, या अपने ओवरसीज कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ओवरसीज कॉन्फ्रेंसेज में आप भेज रहे हैं तो 20% का टीसीएस कलेक्ट हो जाएगा, जो कि एक एडिशनल कॉस्ट है। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऑलराइट सर, तो ये यहाँ पर अभी काम अभी बचा हुआ है। अब हालांकि जो 11th इसमें पॉइंट है, फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, उसको गर्ग सर ने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं चाहूँगा पंकज जी आप थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करें। जो बोर्ड में है, टेक्निकल सर्विस जिनसे ली जा रही है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए या इंडिविजुअल्स भी जो कहीं पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उन पर भी ये लागू होगा? थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए सर। बिल्कुल दीपक जी, मैं इससे पहले जो अभी गर्ग साहब ने बताया कि रेंट को लेकर, उसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं। हाँ। क्या होता है कि जो आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपने रेंट पे ऑफिस लिया हुआ, इसका रेंट पे करना है, उसके लिए जो लिमिट थी 2,40,000 की, अभी 50,000 पर मंथ हो गई। ठीक। और जो इंडिविजुअल थे उनके लिए पहले से ही था कि 50,000 रुपए महीना। अच्छा, कई बार ये जो 6 लाख जो कह रहे हैं सर, वो तो गर्ग साहब ने भी कहा कि 50,000 महीना है, 50,000 महीना है। वो तो अंतर है। अगर आप 3 महीने भी रहे और छोड़ के तो हर चले महीने 50,000 के हर हिसाब महीने से 50,000 काटना है। 6 लाख जरूरी नहीं कि 6 लाख जब पहुंचोगे तभी काटना है। यस। दूसरी बात क्या है, जो रेजिडेंशियल है, कि अगर आपने घर रेंट पे लिया हुआ है और आप 50,000 से ऊपर का रेंट पे कर रहे हो, ये पहले से ही एप्लीकेबल है। कई बार मैं, कुछ मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे, बेंगलोर में घर लिया है, वहां तो पता ही नहीं है, लैंडलॉर्ड बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैंने बोला भाई बता दो कि नया सेक्शन नहीं है, ये चीजें आपको करना है। लेकिन मैं क्या ऐड करना चाह रहा हूं, रेट को लेकर। ओके। जब आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको 10% जब आपने लिया है, आपको 10% के रेट से आपको टैक्स काटना है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं, आप अपना घर का रेंट पे कर रहे हैं, वहां पर 2% का रेट है। पहले 5% था, लास्ट ईयर उसको बीच में 2% कर दिया था, वो 2% पे है। तो आपने अगर घर लिया है किराए पर, किराए घर में रह रहे हैं, तो भी आपको 50,000 से ऊपर का रेंट होता है, तो 2% के रेट से टीडीएस काट के लैंडलॉर्ड को देना है, वो जिम्मेदारी आपकी है काटने की। ये आपने क्लियर बहुत अच्छा कर दिया। यानी कि इंडिविजुअल अगर मैं 50,000 रुपए के घर पे रह रहा हूँ, 50 से ऊपर का आपका 50,000 का है, जो भी तो अमाउंट उस पर 2% होगा। 2% होगा, ये ध्यान। ओके। काट के ही देना,
ऐसा नहीं, लैंडलॉर्ड कई बार बोलते हैं कि नहीं नहीं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, पता ही नहीं होता ये सर, जिम्मेदारी। यस, कई बार लैंडलॉर्ड्स को पता ही नहीं है, टेनेंट को पता ही नहीं है, और फिर बाद में नोटिस पे नोटिस आते हैं तो वही नॉन कंप्लायंस में पेनल्टी में फंस जाएगा। अब बात करते हैं प्रोफेशनल फीस की। ठीक ठीक। देखिए प्रोफेशनल फीस क्या होता है, आप कोई भी काम करते हैं इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दो चीज़ें हैं। अब अगर आप टेक्निकल सर्विस है, आप इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, टेक्निकल सर्विस है तो, या अगर नहीं है, मान लीजिए कोई भी प्रोफेशनल फीस हो सकती है, मैं एज अ फाइनेंशियल प्लानर अपनी सर्विस पे देता हूं और उसके लिए फीस चार्ज करता हूं, तो ये भी प्रोफेशनल फीस हो गई। तो इस केस में क्या होता है कि पहले अगर 30,000 रुपया आपका होता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो 30,000 रुपये के ऊपर आपको टीडीएस काटना होता था। अब क्या हो गया, उसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। अगेन वो इनकम टैक्सेबल पहले भी थी, आज भी है। ये मत समझिए कि आप 50,000 तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, नहीं, वो तो जो स्लैब रेट है वो है। बट अंतर यह है कि अगर आप छोटा सा काम किया, आप यार सैलरी इंडिविजुअल हो, कहीं लेक्चर देने गए और सामने वाले ने आपको पैसे दे दिए, तो पहले क्या था, 30,000 से ऊपर का आपको देंगे तो आपका टीडीएस काटेंगे। अब 50,000 तक नहीं काटेंगे, बट आपके लिए वो टैक्सेबल है। बट कोई ऐसा व्यक्ति, रिटायर्ड व्यक्ति, इनकम है ही नहीं, वो कहीं जाता है साल में और मुश्किल से पूरे साल में उसने 50,000 का ही काम किया ऐसा, जहां लेक्चर दे के आए और उसको पैसा मिला, तो सिंपल समझ लीजिए कि 50,000 रुपीज तक एक जगह पे। बट सर अगर अलग अलग जगह में गया, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में कोई नहीं काटेगा, तो तब तो बराबर ये कहना चाह रहे हो ना कि हर जगह 50,000 हुआ ही नहीं मेरा, सब मिला के तो मेरा 5 लाख हो गया। फिर आपको स्लैब देखना है, अगर आप देख रहे हो भाई 12 लाख के अंदर ही ना सब मिलाकर, तो 12 लाख तक तो आपको टैक्स फ्री हो ही जाएगा, है ना। तो वो भी आप ध्यान रखिए। तो ये चीज समझने वाली बात है कि जो टीडीएस कटना एक चीज है, वो टैक्सेबल है कि नहीं है वो अलग बात है। तो लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दी गई है। मुझे लगता है बहुत ही सारगर्भित ये हमारा शो रहा, और किसी को भी टीडीएस या टीसीएस से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, आप इस प्रोग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, अपनों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए, दिखा दीजिए, लिंक भेज दीजिए, सबको क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारी नई जानकारी अभी आपको मिलेंगी, जो हो सकता है आप अभी तक जानकारी के अभाव में नॉन कंप्लायंस या पेनल्टीज के चक्कर में फंस रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील गर्ग सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। पंकज मटपाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, बहुत गहराई से आपने चर्चा की, विश्लेषण किया, थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ, नमस्कार।